Hello students, welcome to Learning Pathshala. I'm your mentor Aarti and today we are going to discuss part 2 of our one word substitution series. And अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो don't worry. मैंने उसका link description में डाल दिया है. You can go and check it out. And one more thing student, I want to tell you अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. एंड हाँ, वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट, प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Our first question is a speech by an actor at the end of a play. Question क्या पूछ रहा है कि प्ले के एंड में जो एक्टर स्पीच देता है उसे क्या कहते हैं. Our first option is prologue, monologue, epilogue, duologue. तो प्रोलॉग का मतलब बच्चों होता है स्पीच बाय एन एक्टर. एक्टर जो स्पीच देता है कब देता है? प्ले के बिगनिंग में. ठीक है, बाय एन एक्टर एट द बिगनिंग ऑफ अ प्ले. इसका अगर आप सिनोनिम देखो तो आप क्या लिख सकते हो? इसका सिनोनिम में आप लिख सकते हो बच्चों, इसका सिनोनिम आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन, कह सकते हो ना, बिकॉज ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ही हुआ ना. ठीक है, तो प्रोलॉग इज स्पीच बाय एन एक्टर एट द बिगनिंग ऑफ अ प्ले. मोनोलॉग का मतलब बच्चों होता है लॉन्ग स्पीच बाय अ पर्सन. एक ही पर्सन के द्वारा होता है, इसमें आप ध्यान देना ये लॉन्ग स्पीच होता है. और ये किसके द्वारा होता है? बाय वन पर्सन ओनली. ठीक है, बाय वन पर्सन इन अ फिल्म. किसी भी फिल्म में आप कह लो या तो फिर आप कह लो प्ले में. ठीक है, और अ प्ले. तो वो जो एक लॉन्ग स्पीच होता है एक सिंगल पर्सन के द्वारा, उसे ही कहा जाता है मोनोलॉग. आपको याद होगा, आपने प्यार का पंचनामा मूवी देखा होगा, उसमें कार्तिक आर्यन का एक बहुत ही मोनोलॉग जो है वो बहुत फेमस हुआ था. प्रॉब्लम है कि वो लड़की है, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो सिर्फ कार्तिक आर्यन बोल रहा था, वो बहुत लंबा स्पीच दिया था. ठीक है, उसका वो लॉन्ग स्पीच था. तो वो किस कैटेगरी में आता है? उसका वो स्पीच मोनोलॉग की कैटेगरी में. एपिलॉग का मतलब बच्चों होता है कंक्लूडिंग स्पीच. कंक्लूडिंग स्पीच मीन्स कोई भी प्ले है उसका एंड में जो एक्टर आके स्पीच देता है, तो दैट इज नोन एज कंक्लूडिंग स्पीच. उसे कंक्लूडिंग स्पीच भी आप कह सकते हो. तो उसे आप वन वर्ड में एपिलॉग बोलोगे. डुओलॉग का मतलब होता है बच्चों कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन ओनली. कन्वर्सेशन, वेट, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन ओनली. किसके बीच कन्वर्सेशन? सिर्फ दो पर्सन के बीच. और एक डायलॉग होता है, डायलॉग का मतलब हो जाता है कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. बट डुओलॉग का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन ओनली. तो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले. उसे क्या बोला जाएगा? एपिलॉग. So the correct answer is option number C. Next question is author's explanatory remark at the beginning of a book. Author जो एक अपना रिमार्क देता है, एक्सप्लेनेटरी रिमार्क देता है बुक के स्टार्टिंग में, उसे वन वर्ड में क्या बोला जाता है? आवर ऑप्शंस आर प्रीफेस, फॉरवर्ड, बिब्लियोग्राफी, बायोग्राफी. तो स्टूडेंट प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक. आप इसे कह सकते हो ना, एन इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक. आप जब भी कोई भी किताब लेते हो, उसमें आप देखोगे अगर हिंदी की बुक रहेगी तो उसमें प्रस्तावना लिखा होता है, ठीक है? इंग्लिश में रहेगी बुक तो उसमें लिखा रहेगा प्रीफेस. तो वो क्या होता है, वो किसके द्वारा लिखा जाता है? ऑथर के द्वारा लिखा जाता है. और मैं यहाँ पे इस वर्ड पे एम्फसाइज़ क्यों कर रही हूँ, वो मैं भी आपको बताऊँगी थोड़ी देर में. तो प्रीफेस का मतलब क्या हो गया? एन इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक. और ये स्पेसिफिकली ऑथर के द्वारा लिखा जाता है. और इसमें ऑथर क्या एक्सप्लेन करता है ना कि बुक किस बारे में है, व्हाट द बुक इज अबाउट एंड व्हाई इट वाज रिटन, और ये क्यों लिखी गई है. नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट फॉरवर्ड. फॉरवर्ड का मतलब आप ये समझ लो, ये भी एक काइंड ऑफ क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया. ठीक है, इसे भी आप लिख सकते हो शॉर्ट इंट्रोडक्शन. अभी मैंने बोला था ना, प्रीफेस में एम्फसाइज किया था कि ये ऑथर के द्वारा लिखा जाता है. अभी उसका रीजन पता चलेगा. ये क्या होता है? शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू अ बुक, जो कि किसके द्वारा लिखा जाता है? टिपिकली बाय अ पर्सन अदर देन ऑथर. ये लिखा तो जाता है, ये भी इंट्रोडक्शन ही है बुक का, लेकिन ये ऑथर के द्वारा नहीं लिखा जाता है. ठीक है? ये एक इंसान के द्वारा लिखा जाता है, एक पर्सन जो कि ऑथर नहीं होता, अदर देन ऑथर. और बेसिकली इसमें क्या बताया जाता है, इसमें जो ये फॉरवर्ड
आई मीन जो ये इंट्रोडक्शन शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखता है, वो बताता है कि उसका कहने का मतलब होता है कि रीडर को ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है? व्हाई रीडर शुड रीड द बुक। वो बेसिकली ये बताना चाहता है कि व्हाई द रीडर शुड रीड द बुक। नेक्स्ट वन इज़ है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब स्टूडेंट्स होता है ग्रंथ सूची। इसे आप कह सकते हो रेफरेंस लिस्ट। क्या कह सकते हो? रेफरेंस लिस्ट। जभी भी कोई बुक या कोई आर्टिकल कोई राइटर लिखता है, तो उस बुक और आर्टिकल को लिखते समय वो जिस किसी बुक का या आर्टिकल का यूज़ करता है, उसकी एक जो पूरी लिस्ट होती है, उन बुक्स की या उन आर्टिकल्स की उस कंप्लीट लिस्ट को क्या बोला जाता है? बिब्लियोग्राफी, ठीक है? इसीलिए इसका हिंदी में अगर मतलब समझो तो इसका मतलब होता है ग्रंथ सूची। नेक्स्ट वन ऑप्शन स्टूडेंट्स है हमारा बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है बच्चों लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। ये बच्चों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक वहाँ पे ऑप्शन आया था ऑटोबायोग्राफी। तभी मैंने आपको बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी दोनों का मतलब बताया था। ठीक है? तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि लेट अज़्यूम आज मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। अगर सचिन तेंदुलकर हैं, अगर वो अपनी लाइफ़ स्टोरी खुद लिखते हैं, ठीक है? उसपे एक कोई बुक लिखते हैं, तो लाइफ़ स्टोरी वो खुद लिखते हैं और उसपे कोई बुक लिख रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? वो ऑटोबायोग्राफी के अंदर आएगा। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर की लाइफ़ स्टोरी पे चेतन भगत कोई बुक लिखते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? बायोग्राफी के अंदर आएगा। तो समझ गए ना बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी के बीच का अंतर? So, our question is author's explanatory remark at the beginning of a book. So, the correct answer is option number A, preface. ठीक है? अब moving to our next question. Our next question is never changing and therefore boring. कभी नहीं change होने वाला and इसलिए क्या boring सा. So, our options are outdated, impractical, idealistic, monotonous. आउटडेटेड का मतलब स्टूडेंट्स होता है ओल्ड फैशन। आउटडेटेड को आप क्या बोलते हो? ओल्ड फैशन नहीं कहते हो कि अभी ये कोई भी ड्रेस फॉर एग्जांपल जो 2 साल पहले बहुत फैशन में थी, अभी कोई इंसान पहनता है तो आप कहते हो ना कि आउटडेटेड हो चुका है मीन्स कि ओल्ड फैशन हो चुका है, ठीक है? ओल्ड फैशन। इम्प्रैक्टिकल का मतलब बच्चों होता है, आप इसे कहते हो कि नॉट रियलिस्टिक, नॉट सेंसिबल, ठीक है? जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो नॉट प्रैक्टिकल या नॉट रियलिस्टिक कहते हो ना ये प्रैक्टिकल नहीं है यार, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये रियलिटी में ये रियलिस्टिक नहीं है, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आइडियलिस्टिक का मतलब स्टूडेंट ऐसे तो अगर आप प्रॉपर इसका हिंदी मतलब जानो तो आदर्श वादी आप कह सकते हो और इसका सिनोनिम देखो तो यूटोपियन। इसका मतलब एक कंप्लीट ऐसी जगह जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? कहने का मतलब ऐसी एक कोई आदर्शवादी मतलब कोई प्रॉपर जहाँ पे कि सब कुछ राइट हो, कुछ भी रॉन्ग ना हो। आप काइंड ऑफ ऐसा समझ सकते हो। इसका एक सिनोनिम है यूटोपियन और सिनोनिम, एंटोनिम की मैं एक पूरी सीरीज़ लाऊँगी जिसमें सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं उन सारे के मोस्ट ऑफ द सिनोनिम और एंटोनिम कवर करूँगी। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो। नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारा मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब बच्चों होता है नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग। क्या हो जाता है? नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग, ठीक है? अगर आप इसका क्या मैं कहूँ सिनोनिम अगर सिनोनिम देखो, 1-2 वर्ड मैं अभी बता देती हूँ, फिर बाद में तो मैं सारा कुछ समझाऊँगी एंड देयरफॉर बोरिंग आप लिखो। तो इसका बाद में फिर समझाऊँगी। इसका अगर आप सिनोनिम अगर नॉर्मल देखो तो आप इसे लिख सकते हो आप क्या लिख सकते हो? अनवेयरिंग जो कि वेरी ना करे, ठीक है? अनएक्साइटिंग ये सारे इसके सिनोनिम में आते हैं। So our correct answer for question number 3 is never changing and therefore boring is option number D, monotonous. Next question is changing secret and coded message in a readable form. सीक्रेट और कोडेड मैसेज को किस चीज में चेंज करना है? रीडेबल फॉर्म में। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? Our options are decoupling, encoding, decoding, encrypting. तो स्टूडेंट डीकपलिंग का मतलब होता है सिचुएशन जहाँ पे कि 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। सिचुएशन सिचुएशन इन व्हिच 2 और मोर एक्टिविटीज़ आर सेपरेटेड, ठीक है? इसे आप अगर हिंदी में बोलो तो अलग करना भी बोल सकते हो।
हिंदी में इसका क्या मतलब हो गया? अलग करना। और अगर आप इंग्लिश में इसका सिनोनिम देखो, तो आप इसका सिनोनिम कह सकते हो डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश कह सकते हो, डिफरेंशिएट करना कह सकते हो, ठीक है? आर सेपरेटेड। तो इसे ही क्या कहा जाता है? डीकपलिंग कहा जाता है। कि ऐसा सिचुएशन जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि किसी भी मैसेज को कोडेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना। Action of transforming a message into a coded form. Action of transforming a message into code लिख कह सकते हो या into coded form कह सकते हो। Of transforming a message into code. वो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि ये सारे लोग इसे ना समझ सके, ठीक है? मैसेज into code. तो ये और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यह एक राइटिंग प्रोसेस है। इनकोडिंग जो हमारा है, ये एक काइंड ऑफ राइटिंग प्रोसेस है। और इनकोडिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी मैसेज जो है, उसको कोडेड फॉर्म में ट्रांसफ़ॉर्म करना। डिकोडिंग डिकोडिंग का मतलब स्टूडेंट हो जाता है, फाइंड द मीनिंग ऑफ अ सीक्रेट मैसेज, जो कि किस फॉर्म में होता है? कोडेड फॉर्म में होता है। फाइंड द मीनिंग ऑफ अ कोडेड मैसेज। और आप एक चीज़ और ध्यान स्टूडेंट रखिएगा, डिकोडिंग जो होता है, जैसे एन्कोडिंग मैंने बताया था ना कि ये एक काइंड ऑफ कौन-सा प्रोसेस है? राइटिंग प्रोसेस है। तो डिकोडिंग एक रीडिंग प्रोसेस है, ठीक है? सीक्रेट मैसेज। डिकोडिंग कौन-सा प्रोसेस है बच्चों? यह एक रीडिंग प्रोसेस है। और एन्कोडिंग कौन-सा प्रोसेस है? एन्कोडिंग एक आपका राइटिंग प्रोसेस है। एन्क्रिप्टिंग एन्क्रिप्टिंग का मतलब हो जाता है बच्चों, एन्क्रिप्टिंग और एन्कोडिंग एक-दूसरे के सिनोनिम है। बट ऑलवेज़ ध्यान रखिएगा कि एन्कोडेड डेटा जो होता है, वो एन्क्रिप्टेड डेटा से आप कह सकते हो कि लेस सिक्योर होता है। एन्क्रिप्टेड डेटा क्या होता है? मोर सिक्योर होता है। तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज़ चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेज इन अ रीडेबल फॉर्म। इसे क्या आप बोलोगे? डिकोडिंग। ऑप्शन नंबर सी। So moving to our next question. Our next question is kind, generous and forgiving. Kind, generous and forgiving को आप one word में क्या बोलोगे? Our options are magnificent, grandiloquent, portentous, magnanimous. ठीक है? तो स्टूडेंट मैग्निफिसेंट का मतलब हम लोग समझते हैं। मैग्निफिसेंट का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, ठीक है? एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और इम्प्रेसिव हो। अगर आप इसका सिनोनिम देखो, तो सिनोनिम में आप कह सकते हो इसका गॉर्जियस, ब्रिलियंट, एलिगेंट, ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं, ठीक है? ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब स्टूडेंट आप ये इससे समझो कि कोई भी लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को यूज़ करना, क्यों भई? क्योंकि दूसरे लोग उससे इम्प्रेस हो सकें, ठीक है? यूजिंग लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, लॉन्ग और कैसा कुछ-कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ही लंबा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? ताकि सामने वाला बंदा उससे क्या हो जाए? इम्प्रेस हो जाए। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रेस पीपल। नहीं होता है? बहुत सारे लोग हमारे आस-पास में कोई-कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि भई कोई सिंपल सी चीज़ को भी क्या करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में बोलते हैं। बोलते हैं ना? तो वही इन ऑर्डर टू इम्प्रेस पीपल। तो अगर आप इसका ग्रैंडिलोक्वेंट का अगर आप सिनोनिम देखो, तो आप इसका सिनोनिम लिख सकते हो पोम्पस, पोम्पस और मैग्निलोक्वेंट भी इसका सिनोनिम हो जाता है, मैग्निलोक्वेंट। और मैंने आपको बताया कि मैं सिनोनिम, एंटोनिम अलग से कराऊँगी, उसकी एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँगी, ठीक है? पोर्टेंटस, पोर्टेंटस का मतलब स्टूडेंट आप लिख सकते हो, देखिए इंग्लिश में क्या होता है ना, वर्ड्स जो होते हैं, एक ही वर्ड का अलग-अलग मायने होता है। वो डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस के साथ वो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो लाइक पोर्टेंटस का एक मतलब आप ये भी समझ लो अमंगल होता है और एक मतलब आप ये समझ लो कि कोई भी इंसान जो कि क्या होता है कि ट्राइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और या तो टू सीरियस, ठीक है? या सबसे अहम या सबसे महत्वपूर्ण खुद को ऐसा समझना, तो दैट कम्स अंडर लाइक दैट यू कैन कॉल पोर्टेंटस। तो आप इसे लिख सकते हो टू सीरियस एंड ट्राइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, टू सीरियस एंड ट्राइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम समझना। तो दैट व्हाट इट इज़ कॉल्ड पोर्टेंटस, टू बी वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर आप इसका सिनोनिम देखो, अभी मैं इसका 1-2 सिनोनिम आपको बता देती हूँ, ठीक है? पोर्टेंटस का अगर आप सिनोनिम देखो तो इसका सिनोनिम हो जाता है मोमेंटस। इसका अगर आप सिनोनिम, अभी मैंने बताया था ना, इसका सिनोनिम हो जाता है बच्चों मोमेंटस। मोमेंटस इसका एक सिनोनिम है, और एक सिनोनिम आप इसका और लिख सकते हो ओमिनुअस। क्या लिख सकते हो? ओमिनुअस, ठीक है? आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है काइंड, जेनरस एंड फॉरगिविंग। क्या हो जाता है? काइंड, जेनरस एंड फॉरगिविंग। ये स्पेशली बच्चों उनके लिए यूज होता है जो कि अपने एनिमी को लेके या अपने कॉम्पिटिटर को लेके बहुत ही ज़्यादा काइंड, जेनरस और फॉरगिविंग होते हैं। उन लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ होता है मैग्नानिमस। ओके? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ too strong to be defeated or changed. Our options are invincible, headstrong, vigorous, sovereign. तो स्टूडेंट, इनविंसिबल का अगर आप प्रॉपर हिंदी मतलब देखो तो होता है अजय, अपराजय। इसे आप लिख सकते हो टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफिटेड। क्या लिख सकते हो? टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफिटेड। मतलब कि अजय, अपराजय भी मैंने हिंदी मतलब बताया ना, इतना स्ट्रॉन्ग कि उसे डिफीट ना किया जा सके, ठीक है? अगर आप इसका सिनोनिम देखो तो आप लिख सकते हो इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल, ठीक है? एक सिनोनिम आप इसका ये भी लिख सकते हो। एक दूसरा सिनोनिम अगर आप इसका लिखना चाहो तो लिख सकते हो इंडोमाइटेबल। इंडोमाइटेबल, ठीक है? और हिंदी का मतलब मैंने आपको क्या बताया? अजय, अपराजय। आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज हेडस्ट्रॉन्ग। हेडस्ट्रॉन्ग का स्टूडेंट मतलब आप लिख सकते हो स्टबर्न। इसे आप जिद्दी, हठी बोल सकते हो। हिंदी इसका मतलब अगर देखो तो जिद्दी और हठी होता है, इसे आप स्टबर्न बोल सकते हो। ऐसा इंसान जो कि किसी की बात ना सुने, जो उसका मन करे वही करे, और कोई कुछ भी बोले कोई मतलब नहीं है, उसे जो मन है वही करे। आप कहते हो ना बहुत ज़िद्दी हो, मेरी बात नहीं सुन रहे हो, बहुत ज़िद्दी हो। मीन्स जो मन होता है, कभी-कभी कोई बच्चे होते हैं ना, कहते हैं कि यार ये बच्चा बहुत ज़िद्दी है, कुछ भी बोलो मानता ही नहीं है, जो इसका मन करेगा वही ये करता है। ठीक है? तो दैट इज़ हेडस्ट्रॉन्ग। वाइग्रस का मतलब बच्चों होता है एनर्जेटिक। क्या होता है? एनर्जेटिक। एनर्जेटिक आप ये कह सकते हो कि अगर इसका हिंदी मतलब देखो तो ऊर्जावान, ऊर्जा युक्त, ऊर्जा युक्त होता है, ठीक है? एनर्जेटिक। सोवरेन का मतलब आप ये समझ सकते हो, अगर कंट्री के रिस्पेक्ट में देखो तो इंडिपेंडेंट, और ऐसे एज ए एडजेक्टिव अगर आप इसे देखो तो एज ए एडजेक्टिव इसका मतलब आप देखोगे तो होगा कि पॉसेसिंग सुप्रीम और अल्टीमेट पावर। क्या एज ए एडजेक्टिव आप क्या इसे कह सकते हो? कि पॉसेसिंग सुप्रीम और अल्टीमेट पावर। सुप्रीम और अल्टीमेट पावर को पॉसेस करना, ठीक है? मतलब सुप्रीम पावर। और अगर एज़ अ नाउन आप इसे देखो, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्या है? सुप्रीम पावर है, अल्टीमेट पावर है, और आप इसे मोनार्क भी कह सकते हो। मोनार्क का मतलब सम्राट, ठीक है? मोनार्क भी कह सकते हो। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड का होगा इनविंसिबल, ऑप्शन नंबर ए। Okay. Moving to our next question. Our next question is causing or wanting to cause harm or evil to someone. कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कि दूसरे का क्या करते हैं? बुरा करना चाहते हैं या बुरा करते हैं। तो उसे वन वर्ड में क्या बोला जाएगा? Our options are chaotic, malevolent, insipid, rancor. तो chaotic का मतलब बच्चों होता है, आप इसे कह सकते हो अव्यवस्थित, ठीक है? अव्यवस्थित कह लो, अस्त-व्यस्त कह लो। आप इसे लिख सकते हो इन अ स्टेट ऑफ chaos। chaos का मतलब तो समझते हो ना? chaos का मतलब होता है अव्यवस्था। chaos का मतलब क्या होता है बच्चों? अव्यवस्था। तो chaotic का मतलब होता है अव्यवस्थित, अस्त-व्यस्त। जैसे मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जब भी आप कोई किसी बच्चे का क्लास देख लो, क्लास 4, 5 वगैरह, उसमें अगर क्लास टीचर नहीं होते तो क्लास क्या हो जाता है? अस्त-व्यस्त हो जाता है ना? क्लास टीचर के एब्सेंस में कोई टीचर वहाँ पे ना हो तो सारे बच्चे क्या करते हैं? कोई इधर खेल रहा है, कोई उधर दौड़-भाग कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई उछल-कूद कर रहा है, तो क्या होता है? एक अस्त-व्यस्त हो जाता है क्लास। तो वहाँ पे आप क्या कह सकते हो? विदाउट क्लास टीचर सिचुएशन बिकम chaotic, ठीक है? मेलेवोलेंट का मतलब होता है बच्चों
कि काउजिंग अ वांट टू कॉज़ हार्म, ठीक है? और एविल टू समवन। इसे आप लिख सकते हो काउजिंग और वांटिंग टू कॉज़ हार्म और एविल टू समवन। इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी का क्या कर रहे हो? बुरा चाह रहे हो या बुरा कर रहे हो और आप किसी के लिए बुरे मतलब आप किसी का बुरा सोच रहे हो, अच्छा नहीं सोच रहे हो, ठीक है? तो दैट इज़ नोन एज़ मैलेवोलेंट और एविल टू समवन, बुरा चाहना। और अगर आप इसका सिनोनिम देखो बच्चों, तो सिनोनिम आप इसका लिख सकते हो एविल, रोग, विपिड, ये सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए, ठीक है? नेक्स्ट वन हमारा बच्चों सॉरी वेपिड नहीं होगा, वेपिड यहाँ पे नहीं होगा। इसका हो जाएगा एविल हो जाएगा, रोग हो जाएगा, फेलोनियस हो जाएगा। सॉरी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था इसलिए यहाँ पे गलती से लिखा गया फेलोनियस, ठीक है? ये इसके सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट है हमारा बच्चों इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब आप ये कह सकते हो टेस्टलेस, कहते हैं ना लैकिंग फ्लेवर एंड इंटरेस्ट। कहने का मतलब आप इसे कह सकते हो कि फीका, बेस्वाद, स्वादहीन, ठीक है? या तो फिर अगर आप एक पर्सन के रिस्पेक्ट में बोलो या किसी और चीज़ के तो डल और बोरिंग, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंसिपिड का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ टेस्ट एंड इंटरेस्ट। क्या लिख सकते हो? लैक ऑफ टेस्ट एंड इंटरेस्ट। और इसे आप ये भी लिख सकते हो डल एंड बोरिंग। क्या लिख सकते हो? डल एंड बोरिंग, ठीक है? ये इंसिपिड का मतलब हो गया। मतलब फीका, स्वादहीन, बेस्वाद, ठीक है? और अगर आप किसी चीज़ को इंसिपिड कहते हो, अगर किसी चीज़ को आप इंसिपिड से डिस्क्राइब करते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि जिसे आप डिस्क्राइब कर रहे हो, दे आर डल एंड बोरिंग, ठीक है? तो यहाँ पे लैक ऑफ टेस्ट एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन ऑप्शन है हमारा बच्चों रैंकोर। रैंकोर का मतलब आप ये समझो द्वेष और शत्रुता। तो इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग देखो तो क्या होगा? द्वेष और शत्रुता। तो आप इसे ये कह सकते हो कि फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड डिजायर टू हर्ट अदर पीपल। क्या लिख सकते हो आप इसे? फीलिंग ऑफ हेट्रेड, हेट्रेड की फीलिंग, ठीक है? फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड डिजायर टू हर्ट अदर पीपल, डिजायर टू हर्ट अदर पीपल। और वो भी किस इंसान को? स्पेशली ऐसे इंसान, लाइक कभी कभी होता है ना कि आपको लगता है कि सामने वाले इंसान ने आपके साथ अनफेयर किया हो, ठीक है? अनफेयर किया, तो ऐसे इंसान के लिए जो आपके मन में हेट्रेड की फीलिंग आती है और इन्हें हर्ट करने का जो आपका डिजायर होता है, तो उसे वन वर्ड में रैंकोर बोला जाएगा। इसका अगर आप बच्चों लिखना चाहो सिनोनिम, 1-2 सिनोनिम मैं आपको इसका बता दे रही हूँ। इसका आप लिख सकते हो बिटरनेस। क्या लिख सकते हो? बिटरनेस इसका एक सिनोनिम हो गया। बिटरनेस हो गया, हेट्रेड हो गया, ये भी इसके सिनोनिम के अंदर आ गया, ठीक है? और सिनोनिम एंटोनिम की क्लास में मैं आपको सारा कुछ बताऊँगी। उस समय मैं बहुत कुछ कवर करूँगी। वो अराउंड मेरा 2000 प्लस वर्ड्स का सीरीज़ आएगा, ठीक है? So, our correct option is for the question causing or wanting to cause harm or evil to someone. इसका जो correct option आपका है that is malevolent. Option number B. Okay. So our next question is one who believes in fate. ऐसा कोई जो भाग्य पे भरोसा करता हो, उस इंसान को आप क्या बोलोगे? Realist, agnostic, the third one is fatalist, and fourth one is omniscient. तो स्टूडेंट्स रियलिस्ट का अगर आप मतलब देखो तो इसे अगर आप हिंदी में बोलो तो कहोगे वास्तववादी। ऐसा इंसान जो कि क्या एक्सेप्ट करता है चीज़ों को और उसके साथ डील करता है जैसी वो है। तो ऐसे इंसान को प्रैक्टिकल भी बोला जाता है, सेंसिबल भी बोला जाता है, ठीक है? तो अगर आप रियलिस्ट को लिखना चाहो तो इसे आप लिख सकते हो वन हू एक्सेप्ट एंड डील्स विद द थिंग्स एज़ दे रियली आर। एक्सेप्ट एंड डील्स विद थिंग्स एज दे रियली आर। जो चीज़ें जैसी है उसको वो एक्सेप्ट करता है और उसे उसके साथ डील करता है, ठीक है? इसे आप प्रैक्टिकल भी कह सकते हो। इस टाइप के इंसान को आप कहते हो ना कि बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। और इसे आप और क्या कह सकते हो? ऐसे इंसान को सेंसिबल भी कह सकते हो एज दे रियली आर। तो इसका अगर आप हिंदी मतलब देखो तो मैंने आपको जैसा बताया वास्तववादी, ठीक है? नेक्स्ट वन है हमारा स्टूडेंट एग्नोस्टिक।
एग्नोस्टिक का मतलब आप लिख सकते हो कि वन हू डाउट्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट बताया था अथीस्ट, ठीक है? वन हू डाउट्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक मैंने आपको बताया था अथीस्ट। अथीस्ट का मैंने आपको क्या बताया था? उसका मतलब नास्तिक। बताया था ना कि अथीस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक। जिसको कि जिन लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं होता है, वो बिलीव ही नहीं करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। क्यों भई? क्योंकि उनका कहना होता है कि वो लोग देखे ही नहीं है। जो चीज़ वो देखे नहीं है, उस चीज़ पे वो भरोसा नहीं करते। ठीक है? बट ये जो एग्नोस्टिक होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं करते, ये डाउट करते हैं गॉड की एग्जिस्टेंस पे। इसे आप अगर इसका हिंदी मतलब देखो, तो आप कह सकते हो इनका संशयवादी। ठीक है? नेक्स्ट वन है हमारा बच्चों फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का आप ये कह सकते हो कि वन हू बिलीव्स इन फेट, जो कि किस पे भरोसा करता हो? फेट पे, भाग्य पे। वन हू बिलीव्स इन फेट। और अगर आप इसका हिंदी मतलब देखो तो होता है भाग्यवादी, ठीक है? और आप इसे लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? वन हू बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पे भरोसा करता हो। ओमनिसिएंट, ओमनिसिएंट का मतलब बच्चों होता है कि अ पर्सन जिसे सब कुछ पता हो। अ पर्सन हू नोज़ एवरीथिंग। उसे आप क्या कहते हो? ओमनिसिएंट, अ पर्सन हू नोज़ एवरीथिंग। So, our correct answer for our question, what our question is? Our question is one who believes in fate. ऐसा जो fate पे भरोसा करता हो, भाग्य पे, उसे क्या बोलोगे? Our correct option is option number C, fatalist. Okay, भाग्यवादी. Our next question is causing or ending in death. Our options are gruesome, poster, fatal, grotesque. तो ग्रोसम का स्टूडेंट मतलब होता है, आप इसे कह सकते हो वेरी अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग। क्या कह सकते हो? बहुत ही अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग। और ये कब यूज़ होता है स्टूडेंट? ये यूज़ होता है अगर आप इसको कह सकते हो ना कि अगर आप किसके रिस्पेक्ट में यूज़ करते हो? किसी भी डेथ और इंजरी के रिस्पेक्ट में जब आप यूज़ करते हो, तो इसका मतलब हो जाता है कि बहुत ही अनप्लीजेंट और शॉकिंग। और इसका आप अगर हिंदी मतलब देखो तो होता है भीषण, ठीक है? इसका 1-2 सिनोनिम आप देख लो बच्चों। इसका सिनोनिम हो जाएगा, आप कह सकते हो ल्यूरिड, ठीक है? ल्यूरिड हो गया, ग्रीज़ली हो गया, घास्टली हो गया, ये सारे क्या हो गए बच्चों? इसके सिनोनिम हो गए। तो इसके सिनोनिम आप लिख सकते हो घास्टली, घास्टली, ल्यूरिड, ठीक है? ल्यूरिड हो गया और आप लिख लो ग्रीज़ली, ग्रीज़ली। ये सारे इसके क्या हो गए बच्चों? सिनोनिम हो गए। किसके सिनोनिम हो गए? ग्रिसम के। इसको मैं ऐसे एरो के साथ लिख दे रही हूँ। तो इसका मतलब हो गया क्या? भीषण। और ये किसके रिस्पेक्ट में आप बात करते हो जब भी आप डील करते हो किस चीज़ से? डेथ और इंजरी से। फोस्टर, फोस्टर का मतलब बच्चों हो जाता है ब्रिंगिंग अप। फोस्टर का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? ब्रिंगिंग अप। यहाँ पे मैं ऐसे एरो देके बता दे रही हूँ। फोस्टर का मतलब हो जाता है ब्रिंगिंग अप, मतलब लालन-पालन करना, ठीक है? या तो फिर आप कह सकते हो कि टू एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। क्या लिख सकते हो? टू एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। और अगर आप इसे हिंदी में देखो तो लालन-पालन करना, प्रोत्साहन देना, ठीक है? आप ये कह सकते हो। टू एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। और इसका एक और मतलब हो जाता है बच्चों, क्योंकि एज़ यू नो इंग्लिश के वर्ड्स का डिफरेंट मतलब होता है, बहुत सारा मीनिंग होता है, वो डिपेंड करता है किस सेंटेंस के साथ वो आ रहा है, ठीक है? और इसे आप लिख सकते हो ब्रिंगिंग अप, लिख सकते हो ब्रिंगिंग अप। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। और अगर आप फोस्टर का सिनोनिम देखो बच्चों, तो फोस्टर का सिनोनिम में मैं 1-2 सिनोनिम बस यहाँ पे बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं। आप इसे कह सकते हो एनकरेज, स्टिमुलेस, स्टिमुलेट, नर्चर, ये सारे इसके क्या हो जाएँगे? सिनोनिम। नर्चर हो गया इसका सिनोनिम। और इसका सिनोनिम आप क्या कह दो तो आप कह सकते हो स्टिमुलेट करना, ठीक है? एनकरेज करना, एनकरेज मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एनकरेज। ये इसके क्या हो गए बच्चों? सिनोनिम हो गए। ठीक है, फोस्टर के। नेक्स्ट वन है हमारा बच्चों फेटल। फेटल का मतलब ये हो जाता है कि काउजिंग और एंडिंग इन डेथ। आप लिख सकते हो उसको काउजिंग और एंडिंग इन डेथ, ठीक है? इसे आप अगर हिंदी मतलब देखो तो क्या कहोगे? प्राण प्राणनाशक कह सकते हो, घातक कह सकते हो, ठीक है? और अगर इसका आप 1-2 सिनोनिम देखो तो आप कह सकते हो लीथल,
इसका क्या सिनोनिम लिख सकते हो आप? लीथल, इसका एक सिनोनिम लीथल हो जाता है, एक सिनोनिम इसका मॉर्टल भी हो जाता है, ठीक है? ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाता है। नेक्स्ट वन हमारा बच्चों ऑप्शन है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब आप कह सकते हो बेतुका, अजीबो-गरीब-सा, ठीक है? क्या कहोगे? बेतुका और अजीबो-गरीब-सा। इसे अगर आप लिखना चाहो एलाबोरेट करके तो आप लिख सकते हो कॉमिकली और रिपल्सिवली अगली और डिस्टॉर्टेड, ठीक है? क्या लिखोगे? कॉमिकली और रिपल्सिवली अगली। बहुत ही अजीबो-गरीब सा नहीं कहते, तो बहुत ही अजीबो-गरीब सा दिख रहा है। कॉमिकली और रिपल्सिवली अगली और डिस्टॉर्टेड, ठीक? अगर इसका आप सिनोनिम देखो तो इसका आप सिनोनिम में लिख सकते हो बिज़ारे। सिनोनिम में क्या लिखोगे? बिज़ारे। और आप लिख सकते हो एब्सर्ड, अगली और डिस सॉरी 1 मिनट बच्चों सॉरी। अगली और आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉमिकली और रिपल्सिवली अगली और डिस्टॉर्टेड, ठीक है? अजीबो-गरीब सा, बेतुका सा, ठीक है? एंड इसका अगर आप सिनोनिम मैं यहाँ पे 1-2 बताती हूँ, तो इसका तो कॉमन सिनोनिम है एब्सर्ड हो गया, बिज़ारे हो गया। So, our correct option is for the question causing or ending in death, उसे आप क्या बोलोगे? Fatal. Option number C. Moving to our next question. Our next question is a person whose age is between 70 and 79 years old. ऐसा व्यक्ति जिनका एज क्या है 70 और 79 ईयर्स के बीच के है, उन्हें आप क्या बोलोगे? Our options are septuagenarian, aged, pensioner, oldie. इसमें आई थिंक 3 शब्द का तो मतलब आप लोगों को पता होगा। सेप्चुएजेनेरियन स्टूडेंट ऐसे इंसान को कहा जाता है जिनका कि एज क्या होता है 70 एंड 79 इयर्स के बीच में होता है। पर्सन whose age is between 70 and 79 years old, whose age is between 70 and 79 years, ठीक है? 70 एंड 79 इयर्स के बीच का जो एज होता है ना, ऐसे इंसान जो भी इंसान इस एज के बीच में आते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है वन वर्ड में? सेप्चुएजेनेरियन। आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज एज्ड। एज्ड का मतलब आप क्या समझोगे? एज तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसका मतलब आप कह देते हो ना ओल्ड पीपल, ठीक है? वृद्ध। और आप इसे और क्या कह सकते हो? इसका एक आप और कह सकते हो ऑफ एज ऑफ भी आप यूज़ करते हो। इसका आप एक और मतलब जो आप यूज़ करते हो जिस रिस्पेक्ट में ऑफ एज ऑफ। जैसे आप कहते हो ना कि किसी को आप बता रहे हो कि मेरे अंकल हैं, उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है? मेरे अंकल के 2 बच्चे हैं, उनकी एज क्या है? एक की 3 है, एक की 5 साल की है। तो आप वहाँ पे क्या कहते हो कि माय अंकल हैज़ 2 चिल्ड्रन एज्ड 3 एंड 5। वहाँ पे भी ऑफ एज ऑफ जिनकी एज के बारे में आप बताते हो, वहाँ पे भी एज्ड का यूज़ होता है। एक ओल्ड पीपल के वृद्ध के संदर्भ में यूज़ होता है। पेंशनर सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है। पेंशनर ऐसे इंसान को कहा जाता है जिन्हें पेंशन मिलती है। ओल्डी, ओल्डी का मतलब होता है बच्चों एक ओल्डर पर्सन। क्या लिख सकते हो आप? एन ओल्डर पर्सन, एन ओल्डर पर्सन। और आप ये भी कह सकते हो कभी-कभार आप सुनते हो ना कि जो 60s 70s के जो गाने होते हैं, कुछ गाने होते हैं 60s और 70s के या फ़िल्म होती है या टीवी सीरियल होते हैं जो कि आज भी बहुत पॉपुलर हैं। तो उन्हें किस कैटेगरी में लाया जाता है? ओल्डी के कैटेगरी में, ठीक है? So the correct option for our question number 10 is a person whose age is between 70 and 79 years old is septuagenarian. क्या है? Septuagenarian. Option number A. So students, let's quickly revise what we have discussed today. बट स्टूडेंट इसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्पेशली बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। So our first question is a speech by an actor at the end of a play. So the answer is epilogue. Author's explanatory remark at the beginning of a book. Answer is preface. Never changing and therefore boring. So answer is monotonous. Changing secret and coded message in a readable form. Answer is decoding. Kind, generous and forgiving. Answer is magnanimous. Too strong to be defeated or changed. इसे आप क्या बोलोगे वन वर्ड में? Invincible. Causing or wanting to cause harm or evil to someone. इसे वन वर्ड में क्या बोलोगे? Malevolent. One who believes in fate. इसे आप क्या बोलोगे वन वर्ड में? Fatalist. Causing or ending in death. इसे वन वर्ड में क्या आप बोलोगे? Fatal.
अ पर्सन हुज एज इज बिटवीन 70 एंड 79 इयर्स ओल्ड, इसे वन वर्ड में क्या बोलोगे? सेप्चुएजेनेरियन।